बिहारी, आज फिर आके हमरे सपने में अड़ंगी लगाने। हम अड़ंगी लगा रखे गए कि तुम लगा रखे खो। अब्बा जहाज में काम करते थे, उसी में मर गए। अब बहुत डर लगता है। आज जिस फिल्म पे हम बात करेंगे उसका नाम है घोड़े को जलेबी खिलाने ले जा रहा हूँ। बहुत यूनिक सा टाइटल है और आमतौर पे जितने भी लंबे टाइटल वाली फिल्में होती हैं वो अपने टाइटल के साथ ही बता रही होती है कि वो लीक पे नहीं चलने वाली हैं, वो लीक से हट के चलने वाली हैं और वो कुछ ना कुछ नया कहने की कोशिश करेंगी, या फिर उनको ऐसा लग रहा होता है कि वो नया अटेम्प्ट करेंगी। और ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं। मुझे एक 1993 की फिल्म याद आती है, बेन एफ्लेक की, वो डायरेक्टोरियल डेब्यू थी और उस फिल्म का नाम था आई किल्ड माई लेस्बियन वाइफ, hung her on the meat hook and now I have a 3 picture deal at Disney। कोई 15 मिनट के आसपास की फिल्म थी, एक्सपेरिमेंटल सी फिल्म थी और जाहिर है जैसा कि इसका नॉन सीरियस सा नाम है, एग्जीक्यूशन में भी वो वैसी ही निकली। ये और बात थी कि अंततः ये बंदा अर्गो जैसी फिल्म भी बना के गया जिसको ऑस्कर ऑस्कर में जिसका बज था। और हालांकि ये एक अमेरिकन फिल्म थी। लंबे नाम से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और 1993 से थोड़ा और पीछे जाते हैं 1988 में। 1988 के अंदर वर्ल्ड सिनेमा को चकराने वाली एक फिल्म आई थी। उस फिल्म का नाम था ओम दर बदर। इसे डायरेक्ट किया था कमल स्वरूप ने और ये एक पोस्ट मॉडर्निस्ट फिल्म थी, उत्तर आधुनिकतावादी फिल्म थी। तो ओम दर बदर अपने समय की कल्ट क्लासिक थी। ओम दर बदर में आप पाएंगे कि उसके कंटेंट में दर्शन भी था, उसके कंटेंट में पॉलिटिक्स भी थी, उसके कंटेंट में माइथोलॉजी भी थी और स्टोरी टेलिंग का एक नया तरीका भी था। आप बहुत बहुत कुछ ऑब्वियस नहीं था उस फिल्म के अंदर। आज भी इतने बरस बाद भी उस फिल्म को आप देखो तो बहुत सा ऑब्वियस नहीं है उसके अंदर आपके पास। आप उसको अगर एक शब्द से अगर आप ओम दर बदर को डिफाइन करना चाहे तो वो शब्द था एब्सर्ड। मतलब समझ न आने वाला, बेढंगा। और ये एब्सर्डिज्म या एब्सर्ड जो होता है ये कला फिल्मों का या कला अभिव्यक्तियों की सीमाओं को और धकेलने वाली चीज होती है। इस एब्सर्डिज्म की के तहत फिर जो आप बात बताने चाह रहे हैं बात बताना चाह रहे हैं उसका जो अर्थ है वो बहुत व्यापक हो जाता है। तो ओम दर बदर के बाद एक फिल्म जो मैंने ऐसी देखी जो वैसा ही कुछ रास्ता लेती है वो है डायरेक्टर अनामिका हक्सर की फिल्म घोड़े को जलेबी खिलाने ले जा रही हूँ। घोड़े को जलेबी एक बहुत ही विचित्र सी फिल्म है और जितना महत्वपूर्ण और एम्बिशियस इसका मैसेज है उतना ही एम्बिशियस इसका फॉर्म भी है। इसका फॉर्म कैसा है? इसका फॉर्म हाइब्रिड है। इसका फॉर्म हाइब्रिड कैसे है कि इसके अंदर आप पाएंगे कि इसमें डॉक्यूमेंट्री विधा भी है, इसमें सिनेमाई विधा भी है और इसके अंदर एनिमेशन का वर्क भी है। एक सीन है, इस सीन से आप समझ सकते हैं ये तीनों चीजें कहाँ मर्ज होती है कि रघुवीर यादव का कैरेक्टर है वो दिल्ली की गलियों में कहीं अपना ठेला लगा के खड़ा है और वो कचौरियां तल रहा है। आसपास कचौरी खाने वाले मजदूर लोग बैठे हैं या जिस हाशिए पे पड़े लोगों को फिल्म केटर करती है या इनकी कहानी सुनाती है उनको। तो जो फिल्म का सेटअप वहां तक पहुंचा उस सीन तक, उस सेटअप में आप जो पुरानी दिल्ली के अंदर के जो मजदूर वर्ग है और ठेले वाले हैं और फुटपाथ पे रहने वाले लोग हैं, भिखारी है, जेब कतरे हैं, ये जितने भी इस प्रकार के लोग हैं इनको देखते हैं तो इन इन सबको फिल्म एक डॉक्यूमेंट्री नुमा अंदाज से कैप्चर करती है, रियली भी करती है और आप नजर भी फेरें तो ऐसी नजर आती है। फिल्म ने वाकई में अपनी मेकिंग के दौरान अनेकों ऐसे कैरेक्टर्स का इंटरव्यू किया है और उनके इंटरव्यूज की फुटेज और ऑडियो को उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो डॉक्यूमेंट्री विधा यहाँ आती है। दूसरी सिनेमाई विधा है। तो रघुवीर यादव नाम के एक रियल एक्टर की कास्टिंग है और वहां पे वो अभिनय कर रहे हैं। उनका पात्र जो भी चीजें बोलता है वो अभिनय होता है। उससे पहले डॉक्यूमेंट्री नुमा जो पार्ट था वहां पे जो कुछ भी है वो रियलिस्टिक है, वो एक डॉक्यूमेंटेड चीज है। डॉक्यूमेंटेड के बाद सिनेमाई और सिनेमाई के बाद आप देखेंगे कि वो कचौरियां जब तल रहा होता है तो एक जगह आती है जहाँ पे कचौरियों की जो कढ़ाई है उसमें से देवियां निकलती, काली और लक्ष्मी और अलग अलग देवियां हैं वो अवतरित होती हैं, उनके एनिमेशन बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पे ये तीन चीजें जो हाइब्रिड है ये मर्ज होती है। चौथी जो चीज है वो इसी सीन के जस्ट आगे है कि उसी सीन में फिर आगे एक दूर से लड़का दौड़ता हुआ आता है एक नई कमीज पहने हुए और दौड़ के आता बोलता है
दौड़ते हुए बोलता है, छदम्मी काका मेरे भाई ने मेरे को नई शर्ट दिलाई है। जैसे वो ये बात बोलता है तो जहां नॉर्मली दौड़ रहा है वहां से वो एक छलांग लगाता है। वो अनरियलिस्टिक छलांग होती है, ऐसा लगता है किसी ने वायर बांधा हुआ है, जैसे किसी टाइगर श्रॉफ ने किसी फिल्म के स्टंट के लिए छलांग लगाई हो, किसी ऋतिक रोशन ने वायर वायर पहना और वॉर फिल्म के लिए कोई स्टंट शूट कर रहे हो, ऐसा सा आभास होता है। ये जो चौथा फैक्टर एलिमेंट होता है, ये होता है मैजिक रियलिज्म, जादुई यथार्थवाद। मैजिक रियलिज्म भी इस फिल्म का एक बहुत बड़ा अंश है। इसको आप इसकी डेफिनेशन में आप इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। एक और बात है जो घोड़े को जलेबी को खास बनाती है, वो ये है कि जो हाइपर एंटरटेनमेंट पिछले कुछ वक्त से ओटीटी रेवोल्यूशन, जिसको हम ओटीटी रेवोल्यूशन कहते हैं, ओटीटी रेवोल्यूशन ने हमें बहुत अच्छा कंटेंट अवेलेबल करवाया है, लेकिन उस सारे ओटीटी रेवोल्यूशन के कंटेंट में एक चीज कॉमन है, वो ये है कि वो एंटरटेनमेंट का जो हाइपर डोज है वो हमको प्रोवाइड करती है। उन्होंने एक फॉर्मूला पकड़ा है कि ग्रिपिंग एंगेजिंग सीरीज और फिल्म्स कैसे बनाए जाएं, और वो हमेशा वैसा डिलीवर कर पा रही हैं। ओटीटी के अंदर गालियां हैं, न्यूडिटी है, इसकी भी एक आजादी है, उस आजादी का भी वो फायदा उठाते हैं। और खून खराबा भी दिखा पाने को लेके कोई ऐसी बिग स्क्रीन जैसी मोरालिटी या ऐसा कोई फैमिली ऑडियंस को दिखाने जैसा कोई प्रेशर नहीं। इस वजह से हाइपर एंटरटेनमेंट को क्रिएट कर पाना बड़ा आसान रहता है। और ये हाइपर एंटरटेनमेंट पिछले कुछ वर्षों में ऐसा रहा है जिसने हमारे मस्तिष्क की नसों को एकदम शिथिल कर दिया है। अब उन नसों के लिए घोड़े को जलेबी एक चैलेंज है। ठीक वैसा ही चैलेंज है जो अपने चरम में हमको नजर आता है बेला टार की फिल्म द टूरिन हॉर्स में। ऐसी फिल्म जिसको लेके सिनेवेला में भी मैंने बात की एक एपिसोड में, कि वो एक ऐसी महान फिल्म है जिसको अगर आप पूरा देख लें तो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। अब जो इसको एक भाषा में आप बोलेंगे तो आम जो दर्शक है उनके लिए इनएक्सेसिबिलिटी हो गई इस फिल्म की, कि उनके लिए देख पाना सहज नहीं है। ऐसे में घोड़े को जलेबी में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो उसको एक्सेसिबल बनाते हैं, जैसे रघुवीर यादव के जितने भी सीन्स आते हैं वो हो गए, या पट्टू पॉकेट मार है उसके जितने भी, जो कि मेन कैरेक्टर है फिल्म का, उसके जितने भी सीन आते हैं, या फिल्म का जो म्यूजिक है, या इसके जो मैजिक रियलिज्म वाले सीन्स हैं, वो बहुत ही इंगेजिंग से बन पड़ते हैं। तो ये हर किस्म के दर्शक के लिए एक प्रवेश द्वार है, सहज एक्सेस है उसके लिए। फिल्म के अंदर एक कहानी और रेफरेंस जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो ये था कि सुई और पानी की कटोरी और अन्न का दाना, इसकी कहानी एक किरदार सुनाता है कि, और मुझे उससे तुरंत याद आई महर्षि कणाद जिन्होंने, जो शायद ओरिजिनली जो जिनसे ये कहानी एसोसिएटेड है, कि उनको लेके ये बात ख्यात थी कि वो खेतों से या दूसरी जगहों से जो बर्बाद दाने थे अन्न के वो चुना करते थे, उन कणों को चुन के फिर धो के उससे भोजन बना के खाते थे। और भोजन करते समय एक कटोरी पानी की एक सुई अपने पास रखते थे, और अगर कोई दाना नीचे गिर जाता था तो सुई से उसको उठा के पानी से भिगो के उसको यूज करते थे, व्यर्थ नहीं जाने देते थे। तो महर्षि कणाद का जो रेफरेंस है ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि ये कहानी का चुनाव अपनी फिल्म में करना भी दिखाता है कि फिल्म मेकर जो है, जो फिल्म बनाने वाले हैं, उनकी सेंसिटिविटी है वो कितनी अधिक है। ये इस फिल्म को बनाने वालों के मूल्यों के बारे में भी बहुत कुछ कहता है। और मेरे लिए जो घोड़े को जलेबी की बाकी जितनी चीजें मैंने बताई, उसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि इस फिल्म को बनाने वालों की जो नैतिक ताकत है अपने विषय को लेके, कि जहाँ पे ये एक ऐसा विषय फिल्म हमारे सामने लाती जिसको चुनने को लेके आज के समय में किसी फिल्म मेकर की रुचि मुख्य धारा में नजर नहीं आती है। वो विषय है सबऑल्टर्न एक बड़ा पॉलिटिकल सा शब्द है, आइडियोलॉजिकल जो डिबेट्स है उसमें आपको सुनने को मिल जाता है। सुनने में लगेगा न जाने किसी थीसिस का पार्ट है, लेकिन बहुत सीधी सी बात है कि जो निम्न स्तर पे बैठे लोग हैं समाज में, वो सबऑल्टर्न है, जो दबे हैं, दले हैं, कुचले हैं। और हमारे एंटरटेनमेंट में जो हमारी कमर्शियल फिल्में हैं उनके अंदर इनको प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है। उनको प्रतिनिधित्व अगर मिलता है तो बड़े भोंडे रूप से मिलता है, जैसे कि किसी केजीएफ और किसी आरआरआर में आप उनको देखेंगे, बड़ी तादाद में देखेंगे। जितनी भीड़ आप उसमें देखते हैं जो हीरो के लिए हूट कर रही होती है, गिड़गिड़ा रही होती है कि हमें आके बचा लो, तुम हमारे मसीहा हो, वो सारी भीड़ उस सबऑल्टर्न की होती है। और उनका काम सिर्फ इतना होता है कि हीरो है, उसके इमेज को प्रभावोत्पादक बनाने के लिए वो रिएक्शन दे सकें। केजीएफ अगर आप देखते हैं तो केजीएफ में भीड़ की भीड़ है, वो रॉकी भाई है, उसकी दानवीरता और वो कैसे मसीहा बनकर उनको छुड़ाना है उसको लेके
उनके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं, उनकी आंखें आंसू से भीगी हुई होती है। वो उसको अपना खुदा तक बोलते हैं। केजीएफ में एक महिला कैरेक्टर जो अपना खुदा उसको बोलती है, उस महिला का पुत्र होता है वो खुदा बोलता है रॉकी भाई को। तो इस प्रकार से इस्तेमाल होता है। आरआरआर में भी अगर आप देखते हैं तो दो नायक, मिथकीय नायक है, और उन नायकों की इमेज को ऊंचा करने के लिए जिस रिएक्शंस की जरूरत पड़ती है, जिन रिएक्शंस की जरूरत पड़ती है, वो रिएक्शन सबाल्टर्न लोगों के होते हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे तो सबाल्टर्न का या जो दबे कुचले निम्न पदीय लोग हैं उनका कोई प्रतिनिधित्व ऐसी फिल्मों के अंदर नहीं होता। लेकिन घोड़े को जलेबी खिलाने ले जा रहा हूँ कि बहुत खास बात यह है कि पूरी फिल्म शुरू से आखिर तक उनको ही डेडिकेटेड है, और अलग अलग प्रकार से ह्यूमर के जरिए, ठोस बातों के जरिए, रियलिस्टिक फोटो के जरिए, वेदना और दुख से भरी कहानियों के जरिए, डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस के जरिए आपको बताने की कोशिश करती है कि आपके आसपास करोड़ों की संख्या में ऐसे लोग रहते हैं जिनको आप नोटिस भी नहीं करते, उनके पास से गुजर जाते हैं। हम उसकी उनकी कहानी बताने के लिए आए हैं। और इतना डेडिकेशन एक फिल्म के लिए और 8 बरस अपनी जिंदगी के लगाना इस फिल्म की टीम के द्वारा, ये बहुत ही अपने आप में अनोखी बात है। ये जो सब ऑल्टर्न की प्रतिनिधि होना है, इसका एक एग्जांपल एक सीन में आपको बताया जा सकता है कि एक सीन है, या फिल्म में कई सीन्स ऐसे हैं जहां पे मोस्ट प्रोबेबली पुरानी दिल्ली में फुटपाथों पे मर गए लावारिस लोगों की लाशों को दिखाया जाता है कि ये वो रियल रियल लोगों की तस्वीरें हैं जो फिल्म में अपीयर होती हैं, मृत लोगों की। उसके बाद फिल्म में एक जगह एक सीन आता है जहां पे एक रिक्शा जा रहा है, उस रिक्शे के ऊपर लिखा हुआ होता है लावारिस लाशों का रिक्शा, और वो वहां पे 2 फुटपाथ पे लाशें मिलती हैं, उनको उठाने के लिए लेके आया है, उठाने के लिए आया है। और उसके ठीक सामने पर्यटकों का एक समूह खड़ा है, और वो पुरानी दिल्ली की वॉक पे आया है देखने के लिए, शिल्प स्थापत्य, मुगल कालीन जो इसका इतिहास है उसको देखने के लिए। लेकिन जो उनका गाइड है वो है पट्टू पॉकेट मार। पट्टू पॉकेट मार है वो तंग आ चुका है। जो गाइड्स दिखाते हैं दिल्ली की एक ऐसी खुशनुमा तस्वीर और एक रोमांटिसाइज्ड जो पास्ट है दिल्ली का दिखाते हैं, और जो वर्तमान पैरों के पास से गुजर रहा है उसको इग्नोर करते हुए पट्टू कहता है क्यों ना हम इनकी वॉक करवाएं। उनकी वॉक करवाना चालू करता है। जो टूरिस्ट लोगों का समूह होता है उनको नहीं आइडिया होता है, तो वो उनको बताते हुए आ रहा होता है, ऐसी दुख भरी लोगों की कहानी उनसे मिलवाते हुए आ रहा होता है। प्रोटेस्ट कर रहे हैं गरीब, उनको पीट रही है पुलिस, ये दिखा रहा है। ऐसे में फिर वो 2 लाशें जो फुटपाथ पे पड़ी उनको उठाने वो लाशों का रिक्शा आया वो देखते हैं, और ऐसे करते करते वो जो पर्यटक होते हैं उनकी इंतहा हो जाती है। और उन पर्यटकों में से एक कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट नुमा बंदा होता है, कोट पैंट सूट पहने हुए। वो इतना तंग आ चुका होता है, या वो कहता है कि यार मेरी सीएसआर तो ये कभी भी मंजूर नहीं करेंगे। सीएसआर मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद उसी के पास में 2 लड़कियां खड़ी होती है जिन्होंने अपने शरीर पे टैग पहना होता है, सेव पोलर पोलर बियर्स, सेव पोलर बियर्स। वो भी कहती है कि आई विल रादर सेव पोलर बियर्स, ये देखने के बजाय मैं पोलर बियर्स को बचाना पसंद करूंगी। बेसिकली ये कटाक्ष होता है पर्यावरण वन्य जीवों की चिंता लोगों को है, लेकिन आम इंसानों की चिंता नहीं है, जो डेली भूखे सोते हैं, मरते हैं, जिनकी लाशें उठाने के लिए भी कोई होता नहीं है। जो सीएसआर के नाम पे करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए जाते हैं, खर्च किए जाते हैं, वो कहाँ खर्च किए जाते हैं? क्यों, अगर भारत में इतनी कंपनियां, इतना सीएसआर है, तो क्यों पुरानी दिल्ली की गलियों में ये इतने सारे भिखारी फुटपाती लोग बैठे हैं? ये कटाक्ष इस फिल्म के द्वारा किया जाता है, सवाल किया जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि फिल्म है वो पर्यावरण जैसे बहुत बड़े मुद्दे के प्रति सेंसिटिव नहीं है, पर फिलहाल चूंकि बात सब ऑल्टर्न की हो रही है तो फिर उसको उसके ऊपर बात करने के लिए फिल्म है, उसको ये कटाक्ष करना भी आवश्यक हो जाता है। फिल्म में एक और सीन है जो बहुत अमेजिंग सा है, वो ये है कि दोपहर का समय है, तेज धूप पड़ रही है, और एक व्यक्ति है वो हाथ गाड़ी खींच रहा है, माल लदा हुआ है, बहुत भारी गाड़ी, रस्सियां उसने जिस्म पे बांध रखी है, वो खींच रहा है। और जो सौम्यानंद शाही डीओपी हैं फिल्म के, उनका कैमरा है वो जूम इन करता है, उसके जिस्म की ओर जूम इन करता है। एक तो उसके जिस्म से जो पसीने की बूंदें टपक रही हैं वो हमको बहुत करीब से दिखती हैं, फिर उसके जिस्म का रंग दिखता है, उसकी त्वचा सूरज की तपती हुई किरणों से जो काली पड़ चुकी त्वचा है, मोटी पड़ चुकी त्वचा है, वो दिखती है। और बहुत क्लोजली आपको छुआ के फिल्म निकल जाती है कि एक ठेला खींचने वाले मजदूर है, उसका जिस्म की, देह की क्या स्थिति है या कैसा पसीना बहता है। और बाद में बहुत ही खूबसूरत एनिमेशन के अंदर वो एक एनिमेशन वर्क होता है, वो उस पर सो जाता है और वहां से वो हरियाली बन जाती है, कुछ बहुत ही सुंदर सा होता है।
जब वो खींच रहा होता है तो पीछे से एक गीत सुनाई देता है, वो गीत सुनाई देता है कि पिता आएगा, लाल रंग के खिलौने लाएगा, सो जा मेरे बेटे सो जा। ये फिल्म का जो सीन है, ये गीत है, ये एक विचारधारा की तरफ इशारा करता है। और ये फिल्म के शुरू में भी आता है, जब छदामी और दूसरा जो एक मजदूर सो रहे होते हैं और सपने के अंदर एक उसको लाल बिहारी शायद उसका नाम होता है, उसको सपने में दिखता है कि पुरानी दिल्ली के किसी सर्किल पे एक लाल झंडा वो लहरा रहा है और भीड़ लगी हुई है वहां कॉमरेड्स की, और क्रांति हो चुकी है, समानता आ चुकी है। तो ये सीधा सा इशारा वामपंथ की तरफ भी है कि भाई इस सबॉल्टन की, आपके सबॉल्टन की क्या गत है, और ये जो राजनीति जितनी भी विचारधारा की हुई उसने क्या गत बनाई है इन लोगों की, और उन्होंने आखिर इनका क्या भला किया है। घोड़े को जलेबी में बहुत इंटरेस्टिंग एक किरदार है और फिल्म का बहुत बड़ा हिस्सा वो है, वो किरदार है आकाश जैन जुनूनी। आकाश जैन जुनूनी पुरानी दिल्ली में वॉक करवाता है टूरिस्ट को, मुगल स्थापत्य, शिल्प, इतिहास, इनकी कहानियां वो सुनाता है, उर्दू भाषा का इस्तेमाल करते हुए, भाषाई शिल्प है उसको गढ़ते हुए, सौम्यता, शिष्टता की जो चरम होता है उसको वो प्रकट करते हुए उनको कहानियां सुनाता है। और ये उसका जीवन होता है। और उसकी जो कम्युनिटी के लोग होते हैं उनको बड़ा अजीब लगता है कि ये क्या है, मतलब ये तो मुसलमान हो रखा है, ये है जैन ही है लेकिन जैन धर्म की बात नहीं कर रहा, मुसलमान ही हो रखा है। तो तीन उसको सफेद कमीज पहने उसकी कम्युनिटी के लोग रोक लेते हैं और फिर वो कमेंट करना चालू करते हैं, ओ जय जैनेन्द्र जैन साहब, कभी कभी मंदिर भी चले जाया करो। फिर दूसरा बोलता है क्या हिंदू मुसलमान लगा रखी है, दाढ़ी भी वैसी बना रखी है, भाषा भी तू वैसी बोलता है। फिर एक व्यक्ति दोबारा बोलता है कि भाई कभी मंदिर भी चले जाया कर, धर्म कर्म की बात भी कर लिया कर, तू जैनी है। वो इतना बोलता है लेकिन आकाश जैन वहां से निकल जाता है। तो ये एक ट्रैक जो है इस किरदार का, ये ट्रैक हमको बताता है कि जो समकालीन भारत के अंदर एक बहुत प्रबल जो नस है हमारे देश की, जो उभर रही है और अलग दिशा में, अलग वेग, जिसमें खून का अलग वेग दौड़ रहा है, उसको भी ये फिल्म छू के निकलती है। आप आराम से समझ सकते हैं कि फिल्म क्या कहना चाहती है। तो फिल्म है ये, बहुत लंबे समय से ऐसी कोई फिल्म नहीं आई है और बहुत जरूरी फिल्म है, आपको देखनी चाहिए। और इस जिन एलिमेंट्स के साथ मिलके ये फिल्म बनी है वो एलिमेंट्स आपको एक्सप्लोर करने चाहिए। और आप जब बार बार इस तरीके की फिल्में देखेंगे तो आपके देखने का तरीका और आपके देखने की जो शक्तियां हैं वो प्रबल होंगी, आप सीख सकेंगे। और अगर हम सिर्फ हाइपर एंटरटेनमेंट की डोसेस में ही खुद को घेरे रखेंगे तो फिर हमारी वो इंद्रियां हैं, वो एबिलिटीज हैं, वो खो जाएंगी जिनसे हम इन फिल्म का लुत्फ ले सकते हैं। इनको छू के जो एक प्लेजर मिलता है, उस प्लेजर को लेने का जो आर्ट है वो हमारे भीतर तभी तक रह पाएगा, अन्यथा नहीं रह पाएगा।